Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Berkat Academy Online. Mathematics 9th class Unit 15 Pythagoras Theorem. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरम 15.1.1. मतलब यूनिट 15 का हम पहला थ्योरम जो है वो आज स्टडी करेंगे. ये थ्योरम क्यों स्टडी करना जरूरी है, क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसको हमने जो है वो लास्ट वीडियोस में, जो यूनिट 15 की वीडियोस थी, जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 15 की और एक्सरसाइज 15 जो थी इस चैप्टर में से वो सॉल्व की थी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अगर याद हो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से आता है. ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको. ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है पहले थ्योरम की. ठीक है, क्या स्टेटमेंट आपको, ये आपको गिवन होगी तो बाकी का आप प्रूफ करोगे बाद में. सो क्या स्टेटमेंट होती है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर of the length of a hypotenuse is equal to the sum of the lengths of the other two sides. क्या मतलब, दोबारा से पढ़ते हैं. इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कि एक ऐसी ट्रायंगल जो राइट एंगल्ड हो. राइट एंगल्ड मतलब उसका एक एंगल बिल्कुल सीधा हो. एक एंगल सीधा होने से मुराद है वो 90 डिग्री का हो. तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक साइड बिल्कुल सीधी हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. और जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ट्रायंगल पर ही लग सकता है जो कि राइट एंगल हो. बाकी जितनी भी ट्रायंगल्स होती हैं जिनमें 90 डिग्री वाला जो है वो साइड नहीं होती है, उस पे आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता. ठीक है, सो इसीलिए उसने राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी 10. और आपको इस ट्रायंगल में से क्या प्रूफ करना है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, कि जो हाइपोटेनस साइड है उसकी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इज इक्वल टू, बराबर होनी चाहिए किसके, टू द सम. सम के मतलब जमा के, किस चीज के जमा के, ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू साइड. ठीक है, तो अदर टू साइड की सम के. हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के. समझ में आई थोड़ी सी बात, दोबारा से देखते हैं. तो अगर मैं इसकी दोबारा एक, हमने इस पे पहले भी वैसे बात की थी. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है. ट्रायंगल का नाम क्या है जी, ए सी बी. बेस से शुरू करते हैं, ये आपको पता है, ये इसकी साइड बेस होती है. ठीक है, चूंकि इसके ऊपर बाकी की ट्रायंगल खड़ी है तो बेस मतलब बुनियाद, इस तरह से याद रख लें. ये साइड, इसकी जो सीधी साइड होती है, इसे हम आल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं. ठीक है, कोई भी इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो और आल्टीट्यूड भी बोल सकते हो. मतलब आल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई. तो ये इसकी आल्टीट्यूड वाली साइड है और ये इसकी साइड जो है वो हाइपोटेनस है. ठीक है, तो ये इस तरह से. और इस पे अगर मजीद बात करें तो ए सी बी, और ये जो बाकी लिखा आपको रेड में नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसकी मेजरमेंट है. मतलब जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनी होती है तो साथ में इधर साइड्स के लिखा होता है कि ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर की है, लिखा होता है ना इस तरह. तो अब ये चूंकि एक सपोजिशन है ना, हमने सपोज की हुई है वैसे ही. ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई सेंटीमीटर वगैरह में तो लिखेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे सपोज करके लिखेंगे. तो हमने ये ए सी बी लिख दिया, लेकिन ये किस तरह से आया, ये भी याद रखना बहुत आसान है. ये देखो, ये जो पॉइंट है ये है ए, इसके ऑपोजिट साइड ये बनती है तो इसे हमने ए नाम दे दिया. ये पॉइंट है सी, इसके ऑपोजिट साइड ये है तो इसे हमने सी नाम दिया. इसी तरह से बी के ऑपोजिट ये लाइन है तो इसकी मेजरमेंट बी बन गई. फर्क क्या है कि ये जो मेजरमेंट है ये आपके पास स्मॉल लेटर्स है, छोटी एबीसी है, और जो आपके पास पॉइंट्स के नेम्स हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं. ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम इसको स्टेटमेंट को समझते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो चीज है हाइपोटेनस वाली साइड की लेंथ, इसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. ठीक है, तो हाइपोटेनस की लेंथ के स्क्वायर बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू, बराबर होना चाहिए किसके, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड.
बाकी की दोनों साइड्स की लेंथ की जमा के, बाकी की दोनों साइड ये दोनों है, तो इसकी जो लेंथ बनती है, इनकी जो सेंटीमीटर में मेजरमेंट जो बनती है वो ये है, तो इसकी स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो ये किस तरह से आएगा आपके पास, ये देखिएगा जरा। तो अगर ये देखिए, ये आपके पास आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, प्लस, है ना, बेस स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, कि ये अल्टीट्यूड स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी की दोनों साइड्स की मेजरमेंट के सम के। तो ये तो मैंने अभी साइडों के नाम लिखे हैं ना, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट लिख के देखते हैं। हाइपोटेनस की मेजरमेंट क्या है, सी, तो क्या लिखूंगी, सी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू अल्टीट्यूड की मेजरमेंट क्या है, ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, बेस की मेजरमेंट आपको क्या नजर आ रही है, बी, तो बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये भी पाइथागोरस थ्योरम है कि हम इसकी जगह सी ए बी लगा दें। ठीक है, तो ये दोनों ही पाइथागोरस थ्योरम है और हमें जो है इस ट्रायंगल को यूज करते हुए इसको पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो प्रूफ करके दिखाना है कि इस ट्रायंगल में से ये कैसे बना। समझ में आ गई बात? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, गिवन से शुरू करेंगे कि हमारा थ्योरम हमेशा जो है वो गिवन से शुरू होता है। तो गिवन आपको क्या है, तो गिवन आपको सिर्फ यही है कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है और इस तरह से उसकी मेजरमेंट दी हुई है साइडों की, और एक एंगल जो है वो उसका 90 डिग्री का है। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सी 90 डिग्री का है। मेजरमेंट ए बी जो है वो बराबर है सी के, मेजरमेंट बी सी बराबर है ए के, और मेजरमेंट सी ए या फिर ए सी बराबर है बी के। ऐसा ही है, ये बात समझ में आ गई? तो लिखते हैं जल्दी से कि आपको गिवन है एक ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल ए सी बी गिवन है। ए सी बी is a right angled triangle in which measurement angle C is equal to 90 degree and measurement BC is equal to A, right? Measurement AC is equal to B and measurement AB is equal to C. ठीक है, तो थ्योरम का पहला पॉइंट होता है कि आपको गिवन लिखना होता है, तो हमने गिवन को लिख लिया। ठीक है, कि आपको दिया क्या गया है। अगली चीज हम लिखते होते हैं टू प्रूव, कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको प्रूफ यही करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यही तो प्रूफ करना था, तो इनमें ये भी लिख लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है जी आपके पास कंस्ट्रक्शन का। किसका पॉइंट आता है आपके पास, कंस्ट्रक्शन का। ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपके पास चीज होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये होता है कि आप अपनी दी हुई डायग्राम में, जो आपके पास पीछे ट्रायंगल थी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नई लगाते हो, उसकी उसी के अंदर कुछ ऐसा बनाते हो जिसकी मदद से आप अपनी चीज को, अपनी बात को प्रूव कर सको। ठीक है, तो अब देखो हमने इसमें क्या बनाया, आप देख रहे हो ये जो ट्रायंगल है ए सी बी, है ना, और ये देखो यहाँ पे ए भी लिखा है अल्टीट्यूड के साथ, हाइपोटेनस के साथ सी लिखा हुआ है और इसकी बेस की मेजरमेंट भी लिखी हुई है। तो आपको नहीं लग रहा है ये सेम वही है जो आपको गिवन ट्रायंगल थी, है ना, तो ये गिवन ट्रायंगल ही बेसिकली मैंने ड्रॉ की है, आप देख भी सकते हो यहाँ, है ना, ए सी बी और सेम जो है वो वही ट्रायंगल है। अब इसमें किया क्या है, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या किया है हमने, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन पे कि एक लाइन है, जैसे इस लाइन को मान लीजिए ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये कौन सी लाइन है आपके पास, ए और बी लाइन है, तो आपने इस पे क्या किया है जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर वही होगा जो बिल्कुल इस लाइन पर सीधा होगा, मतलब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर आपने कहाँ ड्रॉ किया है, पॉइंट सी से, मतलब ये जो जहां पे जाके मिल रहा है ये पॉइंट सी है। तो आपने क्या किया, पॉइंट सी से इस लाइन के ऊपर एक ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, और ये इससे ये तो पता चल गया कि आप अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाना चाहिए और वो पॉइंट सी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमने पहली चीज क्या की, इस ट्रायंगल के अंदर एडिशन क्या की है,
हमने पॉइंट सी से डी पॉइंट सी से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर आके इस लाइन को किसी एक जगह तो आके कट करेगा ना, इस जगह पर आके ये मिल रहा है इस लाइन के ऊपर, तो ये भी एक पॉइंट बन गया जिसको मैंने नाम दिया हुआ है पॉइंट डी का। ठीक है, तो सी डी क्या है, एक परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। सिंपल होगी बात। अब ये जो लाइन एक नई आ गई है, इसकी भी तो कुछ मेजरमेंट होगी ना, तो उसका नाम मैंने एच रख दिया है। ठीक है, तो सी डी जो मेजरमेंट है उसका नाम क्या है जी, एच हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चले आगे चलते हैं। आगे जो बात है आगे वो ये है कि इस लाइन की आने की वजह से इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चेंजेस आई है, ये देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इस लाइन की आने की वजह से ये जो लाइन थी हाइपोटेनस की, ये दो में बट गई। एक इसका ये हिस्सा बन गया छोटे वाला ये, और एक इसका ये बड़ा हिस्सा बन गया, मतलब ए डी एक बन गया और एक बी डी बन गया है। ऐसा ही हुआ ना। ठीक है, तो अगर ये पूरी जो है वो सी के बराबर थी तो इसके दो हिस्से हो गए। अब तो ये पूरी सी के बराबर नहीं रही ना, तो बी डी जो है इसको हम कह देते हैं ये y के बराबर हो गई है। ठीक है, और ये जो बाकी की है डी ए है ये x के बराबर है। अगर मैं यहां से एक लाइन लिखूं कि c जो है वो बराबर है y प्लस x के, कोई एतराज आपको? आसान है ना बात, कि c जो है वो बराबर है y जमा x के। y और x को अगर आप जमा कर दो तो वो पूरी c के बराबर निकल आएगी। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इसे भूलना नहीं है, c इज इक्वल टू y प्लस एक्स। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना था, जरा एक बार प्रूफ भी लिख कर देखते हैं। आपको प्रूफ करना है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको यही प्रूफ करना है ना। तो हमारे पास ये लाइन है जो इससे मिलती जुलती है। सी भी मौजूद है लेकिन स्क्वायर मौजूद नहीं है और बाकी वाई और एक्स मौजूद है। तो आप भला क्या करोगे, अभी आप जितना भी मजीद थ्योरम में अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम इस लाइन को इसमें बदलने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये थी सारी कहानी इसके पीछे। चलो आगे चलते हैं कि हम पढ़ रहे थे कि इस लाइन के आने की वजह से इस ट्रायंगल में और क्या क्या चेंजेस आई। तो हमने ये देखा, एक तो ये इस लाइन का इजाफा हो गया इसमें, फिर उसके बाद ये जो लाइन थी ये दो में बट चुकी है। ठीक है, इससे भी बड़ी क्या चेंज आई है, इस ट्रायंगल की आने की वजह से इसमें दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल के दो हिस्से हो गए, दो नई बन गई इससे ट्रायंगल। ऐसे ही है, कौन कौन सी बनी भला? एक तो बनी ए डी सी। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने नाम इसका ऐसे बोला है ए डी सी, क्योंकि हम 90 वाला दरमियान में रखते हैं ना। ठीक है, सो ए डी सी ऐसी बना। और दूसरी कौन सी बनी है जी आपके पास, बी डी सी, 90 वाला दरमियान में रखा और बी डी सी। तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं अगर आप इसके लिहाज से देखो, और दोनों यहाँ पे आपको उल्टी दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको उल्टी दिख रही है। तो मैंने ये किया है, इनको निकाल के सीधा बना के यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। ए डी सी को यहाँ पे देखो, ए डी सी देख रहे हो? ठीक है, और इसके साथ हम इसके नाम भी लिखेंगे। तो ए डी की मेजरमेंट कितनी है, एक्स, यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। इसी तरह से डी सी जो है वो एच के बराबर है, तो डी सी मैंने एच लिख दिया। ठीक है, और तीसरी जो साइड बची वो बची सी ए। ठीक है, तो ये सी ए या ए सी, तो ये बी के बराबर है, मैंने बी लिख दिया। कोई मुश्किल नहीं ना। आगे चलते हैं। तो दूसरी वाली ट्रायंगल की बनाने की कोशिश की है जो कि क्या है, बी डी सी। तो ये आप देख रहे हो बी डी सी। ठीक है, और इनके नाम देखो जरा, पहले बी डी जो है वो नीचे वाली ये बी डी किसके बराबर है, y के, तो y लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से सी डी या डी सी बराबर है h के, तो यहाँ पे h लिखा गया है। और ये बी सी जो बराबर है वो a के है, तो यहाँ पर a लिखा गया है। इनके नाम देख लीजिए जरा, ये फिगर 1 है और ये दोनों जो है वो फिगर 2 हैं, जो कि इसके अंदर से ही दोनों बनने वाली ट्रायंगल्स को अलग-अलग दिखाया गया है। तो इसको कहा गया है ये फिगर 2a है और ये क्या है, फिगर 2b है। तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी एटलीस्ट कि हमने इसमें क्या क्या चेंजिंग की है। सिर्फ एक लाइन लगाई है तो उस लाइन के आने की वजह से दो मजीद ट्रायंगल्स निकल आई हैं और दोनों ही ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल्ड हैं। दोनों ही क्या है, राइट एंगल्ड है। तो अब इस कंस्ट्रक्शन को हम लिखेंगे भी। ठीक है,
तो वर्ड्स में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहली बात, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C ऑन AB। पहली बात यही की थी ना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट C से शुरू करके किसके ऊपर? ऑन द लाइन AB। यही काम किया। अब इस लाइन के आने की वजह से क्या हमने कहा, फिर जो मेजरमेंट नहीं बनेगी, लेट मेजरमेंट CD इज इक्वल टू H। CD को हमने नाम दिया है H का, ठीक है, और ये दोनों लाइंस जो है बनी थी नहीं, ठीक है। सो मेजरमेंट AD, ये वाला जो हिस्सा बनेगा उसको हमने कहा था X है, इज इक्वल टू X, एंड मेजरमेंट BD इज इक्वल टू Y। यही किया हमने, ठीक है। और इस और क्या मजीद चेंज की गई, तो दो ट्रायंगल्स बन गई, तो ये भी बात लिखेंगे हम। लाइन सेगमेंट CD, ये जो लाइन सेगमेंट CD है, स्प्लिट तोड़ रही है ट्रायंगल ACB को, ट्रायंगल ACB को ये लाइन सेगमेंट तोड़ रही है इन टू ट्रायंगल्स। इसी की हमने बात की ना, उन ट्रायंगल्स के क्या क्या नाम है? एक का नाम है जी ADC और दूसरी का नाम क्या है? BDC। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमने बाहर निकाल कर लिखी है, विच आर सेपरेटली शोन इन द फिगर्स, ठीक है। तो उनको इन फिगर्स में हमने दोबारा से दिखाया भी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अब हम चलेंगे जी, अगला पार्ट होता है हमारे पास प्रूफ का। प्रूफ मतलब हम साबित करेंगे अपनी बात को, ठीक है। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को क्या करेंगे? साबित करेंगे। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, अगर मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बताऊं, हम ये जो आपकी मेन वाली ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल को उससे बनने वाली दोनों ट्रायंगल्स के साथ कंपेयर करेंगे बारी बारी। हम ये कहेंगे कि ये ट्रायंगल इसके बराबर है, ये ट्रायंगल इसके बराबर है, ये हम साबित करेंगे। समझ में आई बात? तो हम अपनी बात को, मतलब हमने असल में क्या गोल है कि इसको इसमें बदलना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम पहली बात क्या करेंगे कि जो आपकी मेन ट्रायंगल है इसको इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली बात है इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे। तो पहली चीज हम क्या करने वाले हैं अभी कि ACB को बराबर करेंगे ADC के। समझ में आ गई ये बात? तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर जब मैं बात करूंगी ACB की, तो मैं बिल्कुल जो है वो अपनी जो हमारी सही वाली डायग्राम थी ना उसकी बात कर रही हूँ। ये जितनी हमने अंदर इसकी चेंजिंग की है, H बनाया है, XY बनाया है, इसको भूल जाना है आपने। मतलब क्या कि आपने इस वाली ट्रायंगल को लेकर चलना है जब भी मैं मेन ट्रायंगल की बात करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। इसका क्या मतलब है आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं। आप लाइन लगाओगे, एक तरफ लिखते हैं स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ लिखते हो रीजन, ठीक है। कि हम यहाँ पे कुछ बातें लिखेंगे जो कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसा क्यों है वो रीजंस कहलाएंगे उसकी। समझ में आ गई? तो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ADC, जो पहली वाली ट्रायंगल बनी ADC, इसको हम बोलते हैं कोरस्पोंडस टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। दोबारा देखते हैं ADC और ACB की बात हो रही है, वही हो रहा है ना जो मैं बता रही थी आपको कि हम इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? रेफर टू द फिगर 2A एंड 1, ठीक है। तो फिगर 2A, ये वाली जो फिगर है ये फिगर 2A में आपको दिख रही है, और ये वाली आपको फिगर 1 में दिख रही है। यही सिंपल लिखा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगला सेम ऐसा ही आपको जो अगली ट्रायंगल्स हम दो कंपेयर करेंगे वो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सो हम क्या करेंगे, इसके इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने बराबर करना है ना, तो हम इसका एक एंगल, हर एंगल इसके बराबर करेंगे। मतलब क्या कि इसके 3 एंगल होते हैं ना एक ट्रायंगल के, तो इसके तीनों एंगल हम साबित करेंगे कि इसके तीनों एंगल्स के बराबर है। तो देखो पहली बात देखो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ठीक है, कि एंगल A बराबर है एंगल A के। क्या मतलब जी? दोबारा देखते हैं कहाँ एंगल A है। इस ये पहली थी और ये दूसरी थी, ऐसे ही था। पहली ट्रायंगल का नाम ये लिखा गया है और दूसरी ये लिखी गई है। देखो ये एंगल A है और ये मेन ट्रायंगल का एंगल A है। तो वो कहता है कि एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है। वो जो साइन आप अंदर देख रहे हो थे बराबर और ऐसे, ठीक है, वो होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब बराबर, इक्वल उसका मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। क्यों बोला? देखो ना, ये ट्रायंगल जो जब यहाँ से उठ के वहां गई है तो ये A कहाँ से लेके गई है? इसी का तो A लेकर गई है। अगर ये A इधर जितना भी था, जितनी इसकी इस एंगल A की इस मेजरमेंट जो यहाँ होगी,
अगर यही उठ के ए यहाँ पर गया है इसके अंदर भी, तो इसकी मेजरमेंट यहाँ पे भी तो वही रहेगी ना, कि यहाँ पे ए कुछ है, यहाँ पर ए कुछ है। नहीं, अगर पॉइंट ए ये है तो यही ए उठ के यहाँ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ए इस ए के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। हाँ भाई, हमें नजर आ रहा है कि सेम वही एंगल है, तो वो तो बराबर ही होगा, दोनों के अंदर कॉमन है, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर कॉमन है, और अगर दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन है, सेम वही है, तो वो अपने आप के तो बराबर होगी ना। तो क्या, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, वो खुद के बराबर होगा। पहला एंगल समझ में आ गया। अगला एंगल देखते हैं, दरमियान वाले एंगल की बात हो रही है। एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। घबराना नहीं है कि ये क्या इतना लंबा एंगल कौन सा होता है। जब भी ऐसे एंगल लिखा होगा तो इसका मतलब है कि जो दरमियान वाली लफ्ज है उस एंगल की बात हो रही है, मतलब एंगल डी की बात हो रही है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। देखते हैं एंगल डी और एंगल सी कहाँ है। ये है जी एंगल ए डी, और इसका है जी एंगल सी, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसको भूल जाए, ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया, ठीक है। इसको देखिएगा, एंगल डी एंगल सी के बराबर है, क्यों भला, नजर आ रहा है। ये देखो, ये भी 90 का है, एंगल सी भी 90 का है, ये तो भाई नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो एंगल सी था ये आपको गिवन था, है ना। गिवन की जो आपकी ट्रायंगल थी वो ये थी, और उसमें दिखाया गया था कि एंगल सी आपका 90 का है। तो ये एंगल डी 90 का कब बना, जब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमें पता चला कि एंगल डी 90 का है। तो एक बात आपको गिवन से पता चली कि ये 90 की है, दूसरी बात आपको कंस्ट्रक्शन से पता चली कि ये एंगल 90 का है। तो अगर दोनों एंगल 90 के हैं तो आपस में क्या हुए, बराबर हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ये वजह भी समझ में आ गई। एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, मतलब एंगल डी एंगल सी के बराबर है। क्यों, एक बात आपको कंस्ट्रक्शन में पता चली, पहली वाली एंगल डी है ना पहले वाला, तो एंगल डी आपको कंस्ट्रक्शन में पता चला, और मेन ट्रायंगल जो थी वो आपको पहले ही गिवन थी, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया, ये रीजन भी बड़ा सिंपल सा था। अगला एंगल रह गया है एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। किधर है जी, ये एंगल सी एंगल बी के बराबर है। ये समझने वाली बात है, अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो समझिए आपको सब समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है, ठीक है। क्या मतलब है, ये किस तरह से बराबर है, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। जब एक ट्रायंगल होती है, कोई भी ट्रायंगल है, तो उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। कुछ को समझ आ गई होगी, कुछ को बात समझ में नहीं आई, दोबारा पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इंटरनल एंगल क्या मतलब, ये जो एक ट्रायंगल है ना, इसके अंदर कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, यही 3 एंगल बन रहे हैं ना। ये बाकी तो भाई हमने कंस्ट्रक्शन में भी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसको तो भूल जाए ना। इसी तरह से इसमें देखें तो एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, जो कि भी हमने साबित कर लिया कि तीनों एक दूसरे के क्या है। और अभी हमने 2 साबित किया, हम तीसरा साबित करेंगे, राइट। तो हमारे पास ये एंगल्स आ रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के, ठीक है। तो अगर ये 90 का है, ठीक है, और तो ये बाकी के दोनों कितने होने चाहिए, 90 के। तो तभी तो 90 जमा 90 किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। ऐसा ही है ना, अगर ये 90 का है तो ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, बाकी का 90 बनाए, ठीक है। तो 90 जमा 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। समझ में आ रही है बात। अगर ये 90 का है, ये 90 का है, ये एंगल ए है और ये एंगल ए है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए ना। समझ में आई, नहीं नहीं आई, दोबारा देखो। मिसाल के तौर पे ये 90 है, मैं कहती हूँ ये 30 है, तो इसी तरह से ये 90 हुआ तो ये भी 30 हुआ। अगर एंगल ए वही है तो ये भी 30 हुआ, ठीक है। तो ये वाला बाकी का कितना बचेगा, 60 होना चाहिए ना, ये 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए। 60 जमा 30, बाकी का 90 बनाएंगे और 90 ये है, तो 60 जमा 30 90 और ये 90, तो टोटल एंगल एक ट्रायंगल का 180 हो गया। इसी तरह से अगर ये 30 है, ये 90 है, तो इसे 60 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 जमा 30 90 और ये बाकी का 90। समझ में आ रही है ना बात। तो अगर ये सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो इसका वजह क्या लिखेंगे, वजह भी समझ लें कि वजह हमने क्या, रीजन जो लिखा हुआ है आगे वो किस तरह से लिखा हुआ है। हमने लिखा हुआ है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जो दोनों मिलकर 90 बनाए, ठीक है। दो से एंगल जिनको जमा करे तो वो 90 बनाए। देखो
एक 90 तो ये है, तो बाकी इन दोनों ने मिलकर बाकी का 90 बनाना है ना, तो ये दोनों फिर एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल बी एंगल ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से एंगल सी भी जो है वो एंगल ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दोनों चूंकि सेम है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही किसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए के। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फिर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्यों, एंगल सी एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए, दोनों ही एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और एंगल ए चूंकि सेम रहेगा, 30 ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये दोनों 60-60 के हुए, तो 60-60 मतलब दोनों आपस में बराबर हुए। तो आपने देख लिया तीनों एंगल्स जो है वो बराबर हो गए। अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ADC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ACB के। ये दोनों, मैंने यही कहा था ना कि इन दोनों को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 एंगल चूंकि बराबर कर लिए, तो अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर। ये सिमिलर का मतलब का जो है वो निशान है। हमने चैप्टर 14 में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे एक वीडियो बनाया था। आई विल रिकमेंड कि वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, आपको मजीद क्लियर होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड पे भी जो है वो उसको लगा दूंगी, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो। सो ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। कैसे पता चला, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल, तीनों एंगल्स का बराबर होना ये बताता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल ऐसी होती हैं जिनके एंगल्स जो है वो तीनों बराबर हो, मतलब वो दिखते बिल्कुल सेम हो, लेकिन वो एक उनका साइज जो है वो बिल्कुल सेम ना हो। ये तो भी नजर आ रहा है, एक बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन दोनों दिखने में सेम है, ठीक है, दोनों एक जैसी दिखती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपके पास शू पेयर है, मतलब जूते का जोड़ा है, जिनका जो है अपना जूता जो है सेम साइज का, सेम स्टाइल के हो जूते, लेकिन एक साइज बड़ा हो और एक छोटा हो, ठीक है। तो एक साइज बड़ा हो और एक छोटा हो लेकिन दोनों दिखते सेम हो, तो ऐसे को हम सिमिलर बोलते हैं। सो ये दोनों आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स है, प्रूफ हो गया क्योंकि इनके 3-3 एंगल्स एक दूसरे के बराबर में आ गए, ठीक है। अब जो इसके बाद बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं उनके एंगल जो है वो सेम होते हैं, लेकिन जो उसकी बाकी की साइड होती हैं, ये जो साइडों की मेजरमेंट होती है, इनका क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास बाकी की इनकी साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है ये वाली जो साइड है, मतलब ये हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस और इस साइड ट्राइंगल का हाइपोटेनस आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड है। इस ट्राइंगल का बेस इस ट्राइंगल के बेस के कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के अल्टीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास मेजरमेंट है ये आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। हम लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब भाई प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली ट्राइंगल की मेजरमेंट ऊपर लिखेंगे और इसकी नीचे लिखेंगे। इसकी देखो हम हाइपोटेनस से शुरू करते हैं। मेजरमेंट क्या है अभी, इसकी हाइपोटेनस की मेजरमेंट क्या है, बी है, ठीक है, बटा बी बटा क्या, इसकी मेजरमेंट क्या है, सी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बराबर होनी चाहिए किसके, अगली साइड देखो, इसकी क्या है x, ठीक है, x बटा, ठीक है, और इसकी क्या है b, है ना, इसकी बेस की मेजरमेंट क्या हुई b, इट शुड बी इक्वल टू, ठीक है, इसके अल्टीट्यूड की मेजरमेंट क्या है h, ठीक है, और इसके अल्टीट्यूड की मेजरमेंट क्या आपको दिख रही है a। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। क्या कि ये देखो ये रेशो होती है, ठीक है, मैं आपको इसीलिए कह रही चैप्टर 14 की तरह वो वीडियो जाके देखिएगा। तो ये क्या है, रेशो, ठीक है, B/C को मैं B बटा C भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये रेशो लिखी है और इसी तरह से ये भी रेशो लिखी है, X/B को X बटा B भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशो है और अगर दो रेशो अगर आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इनकी साइड्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब B/C शुड बी इक्वल टू, मतलब इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आए वो अगली वाली साइड्स के बराबर होना चाहिए। समझ में आई, सो B और नीचे C इज इक्वल टू इसका X, ठीक है, जो भी ऊपर लिख रहे हो छोटी ट्राइंगल की सारी ऊपर लिखी है हमने, ठीक है। तो X और इसका बेस क्या है B, ठीक है। इसी तरह से इसका क्या है H
ठीक है, और इसका अल्टीट्यूड क्या है, a। आई होप यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो हम जो यूज करेंगे हम इन दोनों को करेंगे। हम किनको यूज करेंगे, हम इन दोनों को यूज करेंगे। समझ में आ गई बात, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस से कंसर्न है ना, तो हाइपोटेनस का ही तो सारा मसला चल रहा है कि हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। तो हम हाइपोटेनस वाली यूज करेंगे और दूसरी कौन सी यूज करेंगे जिसमें एक्स आता है, क्योंकि मुझे एक्स चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये फालतू है। ठीक है, तो हम ये दोनों जो साइडें है ना, ये इसी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप आगे देख सकते हो, सेम यही लिखा है, एक्स बटा बी बराबर है बी बटा सी। एक्स बटा बी बराबर है बी बटा सी, बस इधर उधर लिखा हुआ ना। तो ये एक्स बटा बी मतलब बेस वाली की दोनों की रेशियो बराबर है जो आपका बी बटा सी है उसके। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमने क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल निकाली है ना। मेजर, इसका रीजन देखो, मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तब से यही तो बात कर रही हूँ कि जो आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स, हमने ये तो साबित कर लिया ये दोनों सिमिलर है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो मेजरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जिसकी मदद से हमने ये निकाल लिया। तो इससे आपने मजीद क्या किया है, आपने इसमें मजीद कुछ भी नहीं किया, इसी को आपने थोड़ा सा चेंज किया है। मुझे खाली एक्स चाहिए ना, खाली एक्स ही तो चाहिए, हमने जो पीछे बात की खाली एक्स चाहिए। तो एक्स बराबर है इस बी को दूसरी साइड पे ले जाओ, है ना। इस बी को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो इधर आके ये बराबर के इस साइड पे क्या हो रहा है आपके पास, डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और बी मल्टीप्लाई में बी क्या हो गया, बी स्क्वायर ओवर सी। ठीक है, तो बस ये गया है, इसको आपने 1 कह दिया, तो मेरे पास x जो था वो निकल आया। ठीक है, अब मुझे y निकालना है। समझ में आ गई बात, y कहां से निकलेगा, इन दोनों से निकलेगा। ठीक है जी, अब ये समझ में आ गया, तो अब आगे चलते हैं। अगेन इन ट्रायंगल BDC, जो दूसरी छोटी वाली ट्रायंगल है उसकी बात हो रही है, BDC इन कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल BCA। BDC और BCA देख कर आते हैं कौन कौन सी है। BDC और BCA लिखा हुआ था, ऐसा ही है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ, BCA। तो भाई ऐसे होना चाहिए था ना, BCA, ये क्या हुआ, ये तो ऐसे को आ गया, है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, BCA मतलब अब उसने बेस इसको बना लिया। ये ऐसे खड़ी हुई ट्रायंगल है ना, तो खड़ी हुई ट्रायंगल फिर ऐसे की हुई, ऐसे को, है ना, BCA। समझ में आई? हम आगे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब भाई BCA किस तरह की बनी, SC के बनी। ये देखो BCA मतलब अब ये ऐसे बनेगी, ऐसे, ये B, ये C और ये A। ठीक है, क्योंकि उसकी शेप ऐसे को मिलेगी। इसी तरह से जो छोटी वाली ट्रायंगल है वो भी ऐसे की बनी हुई है। ठीक है, जो है B D C। ठीक है, तो अब आपको नहीं लग रहा कुछ कुछ जो है वैसे की बन रहा है। ठीक है, पहले हम B को B के बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो वही है जो वो यहां से उठा के उधर लेकर गया भाई। ठीक है, फिर हम इसको बराबर करेंगे क्योंकि ये वाला एंगल तो होता ही 90 का है, ऐसा ही है। और फिर हम इसको A और C को बराबर करेंगे, कैसे वाला, अगर B भी बराबर है और ये वाला भी बराबर है तो ये तो खुद ही बराबर हो गए ना आपस में, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं B के, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है B का। ठीक है, मैंने आपको सारा ये समझा दिया। शुरू करते हैं। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो एंगल B के कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि सेम ये वही है जो वो मेन ट्रायंगल से उठाकर लाया था। मैं आपको मेन उधर से भी दिखाने की कोशिश करूं तो ये एंगल B सेम वही है जो ये है, ये वहीं से तो उठा के लेकर आया है। ठीक है, तो एंगल B के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर कोई चीज कॉमन है तो वो अपने तो बराबर होगी ना, तो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अगला क्या होता है, दरमियान वाला। तो दरमियान वाले को कैसे लिखा है, एंगल BDC दरमियान वाले की बात हो रही है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। तो ये C वाला तो आपको गिवन ट्रायंगल में है, तो ये तो आपको गिवन है। और जो दूसरे वाला है ये आपका क्या है, आपने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, ऐसा ही है। ये देखो, ये D और C की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको गिवन था और D वाला आपने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, और दोनों 90 के हैं तो इसलिए आपस में बराबर हुए। सो एक आपको BDC, ये छोटी वाली ट्रायंगल आपने बाद में बनाई, तो ये कंस्ट्रक्शन, और जो BCA ये आपने गिवन में बनाया था, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीसरे एंगल की बात करो, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। क्यों,
एंगल सी एंगल ए के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंगल बी के, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल्स हमने दिखा दी है। और अगर ये ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है इसकी साइड्स क्या होंगी बच्चों, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम जल्दी से लिखकर आते हैं इसकी साइड्स भी किस तरह से प्रोपोर्शनल होंगी। छोटी वाली जो ट्रायंगल है ये, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे बेस ये है, यहाँ पे बेस ये है, तो यहाँ पे ये है ACB, ये आपकी बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका क्या है, अल्टीट्यूड है। इसका ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये अल्टीट्यूड है। तो भाई शुरू करते हैं, हाइपोटेनस से शुरू कर लेते हैं। इसका हाइपोटेनस A डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनस C लिख ली मेजरमेंट, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए, इसका बेस लिख रहे हैं तो इसका बेस है जी Y, ठीक है। और ये जो बात मैंने आपको कही, इसका बेस कौन सी साइड हमने ली हुई है, ये, तो A लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। और अगर तीसरी भी साइड हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो इसका अल्टीट्यूड बच्चों क्या है, H, ठीक है। सो इसका अल्टीट्यूड है जी H, और इसका अल्टीट्यूड कौन सी साइड है, B। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड जो है वो आपके पास अल्टीट्यूड दिखा रही है, ठीक है। तो अगेन वही बात, आपको कौन कौन सी साइड चाहिए, आपको चाहिए हाइपोटेनस वाली साइड और Y वाली साइड। तो आप ये वाली दोनों साइडें लोगे, तीसरी साइड नहीं लोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे Y वाली चाहिए ना, ये Y वाली चाहिए, ठीक है। तो आपने ये उठा के वहां लिखना है। तो आपने ये दोनों साइड सेम ऐसी उठा के लिखी कि Y बटा A बराबर है A बटा C के। Y बटा A इज इक्वल टू A बटा C, क्यों? क्योंकि अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इस वजह से हमने ये लिख लिया। मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। तो अब इससे हमने क्या किया, वही किया, एक को उठा के इधर ले गए, है ना। मुझे खाली Y चाहिए तो एक को उठा के इधर ले गए, तो क्या बन जाएगा, इधर जाके इसके साथ वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बटा C, ठीक है बच्चों। तो हमने X भी निकाल लिया और Y भी निकाल लिया, यही तो बस किया है। X और Y निकल आया, X भी निकल आया और Y भी निकल आया। तो हम भला क्या करेंगे, X की जगह X की वैल्यू पुट करेंगे, Y की जगह Y की वैल्यू पुट करेंगे और C निकालेंगे। देखो जरा यहाँ पे देखो, बट Y प्लस एक्स इज इक्वल टू C, जो हम सपोज करके आए थे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू C, ये सपोज ही किया था ना हमने, जो हम सपोज कर रहे थे, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन के बाद ही तो ये लाइन आई थी, C इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, C इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 से इनकी वैल्यू लगानी है। तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी, A स्क्वायर बटा C। y की जगह मैंने लिख दिया A स्क्वायर ओवर C, दरमियान में आ गया आपके पास प्लस, ठीक है। और x की जगह क्या लगाओगे, x की वैल्यू यहाँ से आएगी B स्क्वायर ओवर C। तो आपने x की जगह लगा दिया B स्क्वायर ओवर C, और यहाँ पे C वैसे ही आ गया। समझ में आ गई ना बात। तो आपने x और y जो निकाले थे उनकी यहाँ पे वैल्यू लगा दी है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे A स्क्वायर भी आ गया, B स्क्वायर भी आ गया, यहाँ पे होना चाहिए C स्क्वायर, और ये नीचे C नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो इन C को खत्म करना है मुझे। अगर ये नीचे डिवाइड में है तो मुझे भला यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे C मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे C क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये C क्या हो जाएगा, इसके साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथ क्या कहता है कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, ये C मैंने खुद से ऐड किया ना C को खत्म करने के लिए, तो आपको अगर कुछ ऐड करना है बराबर के एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे लाजमी करना पड़ेगा। अगर आप एक ही साइड पे करी जाओगे ऐड और दूसरी साइड पे नहीं करोगे तो मैथ उसे गलत करार देता है, ठीक है। तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो अगर आपने एक तरफ किया, आपने C खत्म कर लिया, तो यहाँ पे भी आपको C लगाना पड़ा, मल्टीप्लाई किया ना, तो C इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दिया। तो ये तो भाई हमारा काम बन गया, C को C से मल्टीप्लाई किया, C स्क्वायर बन गया, और नीचे से C से भी जान छूट गई। तो ये आपके पास आ नहीं गया आपका फार्मूला। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला कैसे आया, हमने दोनों साइड पे C से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद C, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लो ऐसे को करके, तो क्या बन जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने प्रूफ करके दिखाया एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसीलिए कहते हैं कि ये आपका सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। अगर कोई और ट्रायंगल हो तो उससे उस पे ये वाला थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।